नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। हल्द्वानी में 6.75 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मीडिया सेंटर। सीएम धामी ने किया शिलान्यास। रुद्रपुर में बकरीद पर इस बार खुले में नहीं होगी कुर्बानी। विशेष समिति की निगरानी में कुर्बानी की होगी वीडियोग्राफी। खुले में पशु बलि और अवशेष फेंकने पर सख्त कार्रवाई। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण, यात्रियों के लिए बनी परेशानी। रात भर काउंटर पर सो रहे यात्री। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन से लौटेगी रौनक। नीतीमाणा और जादून की बदलेगी तस्वीर। उत्तरकाशी शहर में ईंधन संकट से लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। यात्री और स्थानीय लोग हुए परेशान। उत्तराखंड में 2 दिन बाद फिर चढ़ा पारा, 40 के पार पहुंचा। इस हफ्ते पहाड़ों पर बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। पौड़ी में लगातार बढ़ते गुलदार हमलों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा है। कंडाहा में लोगों ने श्रीनगर पौड़ी मार्ग पर जाम लगाकर वन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन हो रहे हमलों के बावजूद विभाग सिर्फ आश्वासन दे रहा है, जबकि गांव में दहशत का माहौल गहराता जा रहा है। ताजा घटना औड़ी गांव में सामने आई है, जहां देर शाम एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला के पति ने साहस दिखाते हुए पत्थर मारकर गुलदार को खदेड़ा और उसकी जान बचाई है। घटना के बाद इलाके में डर और आक्रोश दोनों बढ़ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से गुलदार आतंक को आपदा घोषित करने, प्रभावित गाँव में पिंजरा लगाने, रात्रि गश्त बढ़ाने और आदमखोर गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। सर सबसे बड़ी बात, हाँ आपने बहुत सही बात की है। ये जो है कि वन मंत्री जी के क्षेत्र में करीबन में जो है कि पहले जो घटना हुई थी वो घटना आपकी जो है कि बमटी गांव में हुई थी। उसके बाद दूसरी घटना जो हमारे उनके जो पैतृक गांव है उनके ऊनी गांव में हुई। और उसके बाद बावजूद भी जो है कि उनसे जो संज्ञान उन्होंने जो कि इसको इन किसी भी बातों में जो है कि संज्ञान नहीं लिया। और कहने का मतलब क्या है उनका, मंत्री जी का, हमारे जो मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो माँ बहनें हैं या कोई लेडीज हैं वो जो है बाघ के मुंह में खुद जा रही हैं। ले जाम लगाया यहाँ पे कि अपनी मन्नतें पूरी मांगी, क्योंकि गुलदार मारा जाए, क्योंकि हमला कर रहा है, डेली डेली बढ़ता जा रहा है। अब हम बाहर भी नहीं आ सकते, हम करें क्या आप बताओ। कल इतना बड़ा कांड किया उसने और उसकी माँ मारने की इजाजत मिली। मांगे कि बाघ को कोई भी मार सकता है, अपनी टीम के साथ नहीं मार सकता, कोई भी मार सकता है बाघ को, गाँव के हर कोई। देखिए लगातार विगत इस एडवालसो नादलसो पट्टी में लगातार 7वीं घटना है गुलदार द्वारा। और पहले तो ये रात में होती थी, अब तो दिन और सूर्य ढलने से पहले भी ये घटनाएं हो रही हैं। इस संबंध में हमें लगातार डीएफओ पौड़ी से भी वार्ता कर रहे थे। उनके द्वारा भी कहा गया कि मेरे पास स्टाफ की कमी है, तो उस स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जो क्षेत्रीय स्थानीय जो लाइसेंसदारी हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका सहयोग मांगा गया है। प्रत्येक इस दोनों पट्टी में लगभग 18 से 20 ग्राम है, तो उसमें जो लोकल भूतपूर्व सैनिक होंगे और जो लोकल लाइसेंसदारी हैं उनको उनका ग्रुप बना के तैनाती करने की बात की गई, जिसको डीएफओ साहब ने स्वीकृति दे दी। मेरी ग्राम सभा के अंदर ओणी गांव आता है, उसमें कल 6:30 बजे के करीब एक महिला को गुलदार ने हमला कर दिया था। उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा, विरोध किया, जाम वगैरह लगवाया। तो उसमें हमने मांग रख रखी थी कि जो हमारे गाँव के जो प्राइवेट शूटर होते हैं, सरकारी जो होते ही हैं, पर जो प्राइवेट शूटर है जिनका लाइसेंस है उनको बाघ मारने का ऑर्डर दिया गया है। देखिए कल एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना घटी है कि गुलदार ने एक महिला को हमला किया है। सौभाग्यवश अभी स्थिति सामान्य है और यहाँ पर सुबह जाम लगा था, लेकिन अभी डीएफओ साहब भी यहाँ आए, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, तो फिलहाल जाम खुल गया है और एक सहमति बनी है वन विभाग और आम जनता के बीच में, ग्रामीणों के बीच में। तो इस पर क्रियान्वयन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये एक बहुत गंभीर विषय है। गुलदार का अटैक बहुत भय पैदा करता है। जी, इस क्षेत्र में पिछले 6 महीने से गुलदार की सक्रियता रही है
और थोड़ी थोड़ी पर ये घटनाएं हुई हैं, जिस क्रम में वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही है। वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि क्षेत्र वृहद हो गया है तथा उस गुलदार की गतिविधि बड़े क्षेत्र में हो गई है। वर्तमान में विभागीय शूटर तैनात हैं तथा ये निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रवासियों का कहना था कि वो भी इस कार्रवाई में वन विभाग का सहयोग देना चाहते हैं, तो इसमें क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया गया है कि वो जिस भी तरीके से वो टीम का सहयोग दे रहे हैं वो स्वागत योग्य है। रुद्रपुर में इस बार बकरीद पहले जैसी नहीं होगी। पहली बार कुर्बानी की पूरी प्रक्रिया विशेष समिति की निगरानी और वीडियोग्राफी के दायरे में रहेगी। महापौर विकास शर्मा के निर्देश पर उत्तराखंड में पहली बार नगर निगम प्रशासन ने सख्त एक्शन प्लान लागू किया है। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी, नालियों में खून बहाने और पशुओं के अवशेष खुले में फेंकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तेईस तारीख को विश्व हिंदू परिषद, ब्राह्मण महासभा और अन्य कई संगठन मिलकर हमारे यहाँ आए थे, जिन्होंने ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा रिट संख्या 103 ऑफ 2018, 104 ऑफ 2018 में पारित आदेश दिनांक 21/8/2018 का अनुपालन कराए जाने का अनुरोध किया गया था। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उसमें सुसंगत हमने प्रावधान किए हैं, जिसके तहत हमने ये 27/5 को जो बकरीद मनाई जानी है उसके संबंध में हमने एक निर्देश पारित किए हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा रिट संख्या जो दोनों 103, 104 में पारित आदेश संख्या को पूर्णतः अनुपालन किया जाए। चारधाम यात्रा के दौरान रील्स और वीडियोग्राफी के बढ़ रहे प्रचलन पर वेदाचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने गंभीर चिंता जाहिर की है। गुरुद्वार में मीडिया को दिए अपने एक बयान में देवी प्रसाद भट्ट ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों की पौराणिकता और उनकी पवित्रता के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो, इसको लेकर तीर्थयात्रियों को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा वीडियोग्राफी मृत्यु का भी कारक हो सकती है। देखिए, चलचित्र बनाना अलग चीज़ है, क्योंकि चित्र बोलते हैं। हम केवल चित्रों को खींचते हैं लेकिन चित्र बताते हैं, तो इसलिए चलचित्र का ज़्यादा प्रचलन करना मेरी बुद्धि में बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। चलचित्र उतने बने जो चलचित्र योग्य हों, और किसी भी चलचित्र का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए चलचित्र वीडियो बनाना अपने लिए भी मृत्यु का कारक है। कई प्रकार गदरपुर के खटोला क्षेत्र में आज भी ग्रामीण जर्जर लकड़ी के पुल के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं। देश जहां विकास और आधुनिकता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वहीं इस इलाके के लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उस पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है। हर दिन स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और मरीज जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के दौरान नेताओं के द्वारा पक्का पुल बनवाने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी वादे हवा हो जाते हैं। ये तो आपके अंडर में हो सकता है, इसको करवा दो, हम आगे सब हो जाएगा इधर। देखिए, आज का जो दौर है, सबका साथ सबका विकास, और विकास की गति हम कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं पूरे देश भर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन जो मंत्री है, तो बहुत उनकी कार्यशैली बहुत बढ़िया है। बहुत सुचारू रूप से देश में रोड, परिवहन मार्ग सब बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये दिनेशपुर क्षेत्र में खड़े हैं, और यहाँ पे आज इस आधुनिकता के युग में भी
आज हम देखने को मिलेगा हमें 19वीं शताब्दी में जिस प्रकार से लोग नदी नालों के ऊपर से लकड़ियों के पुल के ऊपर से अपना आना जाना का रास्ता बनाते थे। लकड़ी का पुल ऐसा है, जितने भी घर हैं यहाँ पे सबको रास्ता है, पक्का रास्ता घर घर तक है। ये शॉर्टकट रास्ता इधर बनाया गया है, जो है ये टेम्परेरी रास्ता है और ये भी प्रस्तावित कर दिया गया है माननीय विधायक जी द्वारा, ये भी प्रस्तावित कर दिया गया है। ये रपटा पुल इसमें बनाया जाएगा अतिशीघ्र। अब प्रस्तावित है, सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, अभी बरसातों से पहले मुझे लगता है कि ये बन जाएगा। बहुत जिम्मेवारी ना दुर्घटना वाली बात नहीं है, रास्ता है, मार्ग है, ये थोड़ा नज़दीक पड़ता है इनका रास्ता। देहरादून में वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर मंगलवार को अलग अंदाज में नजर आए। वो करीब 35 किलोमीटर दूर सरसपुर से साइकिल चलाकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। नवीन ठाकुर ने कहा, वैश्विक संकट के बावजूद भारत में हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं और कहीं भी अफरा तफरी जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में पेट्रोल की भारी किल्लत की खबरों को भी खारिज किया है। पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए हमारे भाई साहब ने इस बार फिर साइकिल का यूज़ किया। देखिए, ये सही बात है कि विश्व में इस वक्त ऊर्जा संकट है, लेकिन भारत में उसके बावजूद माहौल बिल्कुल शांत है, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है और ऊर्जा संकट बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पहाड़ में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मैं अभी स्कूटी से चंपावत तक गया था और कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं था पहाड़ में जहाँ पर तेल नहीं मिल रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि यात्रा सीजन में भीड़ जो है पेट्रोल पंप पर थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन आने वाले समय में उसमें भी जो है राहत मिलने वाली है। और जो मेरी बात साइकिल की रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 मई को आह्वान किया था कि हमें ईंधन बचाना चाहिए। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि बीते 24 घंटे में मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री के करीब रहा है। तो वहीं अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके चलते देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और इसमें सटे नैनीताल, चंपावत, पौड़ी के निचले इलाकों में लू चलने की संभावना है। डॉक्टर तोमर ने कहा कि 28 मई से मौसम में बदलाव दिखेगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जिलों में हल्की से मध्यम, जबकि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। बारिश से तापमान में गिरावट आने की भी उम्मीद है। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है उत्तराखंड में 3-4 स्टेशन पे जो है 40 डिग्री और इसके आसपास टेम्परेचर प्राप्त हुए। और ये प्लेन्स वाले एरिया में और जो हिली एरिया है वहाँ भी 30 और उसके आसपास टेम्परेचर 3-4 जगह पे मिले हैं। तो ऐसा इस सिमिलर जो पिछले अगले जो 24 से 48-72 घंटे के दौरान जो है टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है दिख रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी येलो अलर्ट जारी किया है हीट वेव का अगले 2 से 3 दिन के लिए, जैसे मैंने बताया 72 घंटे के लिए। खबर है देहरादून से, जहां पर विकासनगर क्षेत्र के शिमला बाईपास हाईवे पर देर रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब अचानक की सड़क पर आए जगहाती को बचाने के प्रयास में एक वैगनआर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि उसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार घटना आदूवाला बल्लूपुर पावटा साहिब हाईवे की है, जहां रात के समय एक जंगली हाथी अचानक सड़क पार करने लगा। इस दौरान सामने से आ रही वैगनआर कार के चालक ने हाथी से टकराने से बचने के लिए वाहन मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार होने के चलते कार नियंत्रण खो बैठी, डिवाइडर से जा टकराई।
नैनीताल स्थित लोक भवन में सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रतिभाग किया और इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं, सराहनीय कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों तथा अर्ध सैनिक बलों के जवानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सैनिकों के साहस, शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा के प्रति सामूहिक श्रद्धा का प्रतीक है। एक शाम सैनिकों के नाम चौथा इवेंट है पिछले 2 सालों में। ये हर साल देहरादून में और जनवरी में और मई जून के महीने में नैनीताल में होता है। आप देख ही सकते हैं अंदर कितने पूर्व सैनिक पूरे कुमाऊं मंडल से आए हैं। उनमें और जो उत्तराखंड के वर्तमान में ऑफिसर्स, जेसी और जवान जो सेवारत हैं और जिन्होंने पिछले 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर या CICT ऑपरेशंस में गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला है, उनको उत्तराखंड गवर्नमेंट। एक शाम सैनिकों के नाम, ये चौथा सीरियल था उत्तराखंड के अंदर में जब से ये इनिशिएटिव पहल शुरू की है। और मुझे अत्यंत खुशी है कि हमने अपने हर सैनिक को, हर वेटरन को, हर वीर नारी को, वीर माता को, वीर परिवारों को आज नमन किया है। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गंगनहर पटरी पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों ही लोग करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में मौके पर ही पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक दंपत्ति उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी क्षेत्र के निवासी थे और उत्तराखंड से लौट रहे थे। पुलिस ने फरार चालक की तलाश शुरू कर दी और मामले की जांच जारी है। सब लौटेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक परिस्थितियां, खासकर खाड़ी देशों में तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को परेशानी न हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत पर भी पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे ही वैश्विक स्तर पर हालात सामान्य होंगे, देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिलेगी। इस समय विश्व के अंदर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, खास तौर पर खाड़ी देशों का जो आंतरिक युद्ध है, उस युद्ध से पेट्रोल, डीजल, गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के अंदर इन चीज़ों की कमी ना हो, उसके लिए उन्होंने जहाँ जनता का आह्वान किया है, वहीं व्यवस्थित रूप से वस्तुओं की कमी न खले। तो एक निश्चित रूप से जब से कि इसकी मार्केट वैल्यू को ओपन किया गया है, तो ये मूल्य वृद्धि उसमें दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी जैसी शांति स्थापित होती है, कोई रास्ता निकलता है, तो भी दाम निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने के सख्त रुख के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार किया है। जोशी ने कहा, सरकार किसी का ध्यान नहीं भटका रही, बल्कि विपक्ष खुद भ्रमित है। उन्होंने कहा, यूपी के मुख्यमंत्री के बयान के बाद हरीश रावत का बयान आया था, जिसके बाद सीएम धामी ने साफ किया कि उत्तराखंड में सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, 4 धाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, सड़क पर नमाज से यातायात बाधित होता है। नमाज स्थान पर ही पढ़ी जाए और सरकार चाहती है कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे दूसरे समुदाय को परेशानी हो।
किसी से भी किसी का ध्यान नहीं भटकाना चाहती है। खुद विपक्ष दिग्भ्रमित है और विपक्ष खुद ध्यान भटकाना चाहता है। इस संबंध में आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, तो माननीय हरीश रावत जी का बयान आया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उत्तराखंड में सड़क में किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। चूँकि यहाँ पर चार धाम यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, यातायात उससे प्रभावित होता है और नमाज के स्थान पर ही पढ़ी जाए। सड़कों पे सरकार का प्रयास है कि इस तरीके का काम न किया जाए। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर पिछले 11 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का दबाव और अधिक बढ़ गया है। पेट्रोल के दामों में करीब 8 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में लगभग 7 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस बढ़ोतरी का सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों, किसानों और मजदूरों पर देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बढ़ती ईंधन की कीमतों के कारण परिवहन लागत में भी इजाफा हुआ है, जिसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ने लगा है। आम जनता का ही नुकसान होता है। जो बिजनेसमैन है, कोई बड़े इंसान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आम इंसान है इसी की जेब के ऊपर असर पड़ता है, कोई भी चीज महंगी हो जाए। इसलिए सरकार से यही गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा नकेल डाले, इसको थोड़ा सा कम करे पेट्रोल डीजल के दाम। सरकार तो कुछ भी कर सकती है, उसके हाथ में सब कुछ है। ये तो गरीब बंदे के लिए ही सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। 10 दिन में 4 दफे तेल के पैसे बढ़ चुके हैं। जब भी तेल पे पैसे बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, लोगों को हर चीज़ की महंगाई का सामना झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर सरकार को महंगाई को निरंतर करना है तो तेल के रेट कम करने पड़ेंगे। जब तेल के रेट कम होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, फल सब्जी दूध ये सब की आवाजाही सस्ती होगी। जब सस्ती होगी तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी, क्योंकि तेल सब चीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। चाहे मजदूर हो, ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी व्यापारी हो, ट्रांसपोर्ट से सबका काम चल रहा है। जब तक ये सस्ता नहीं होगा, तेल सस्ता नहीं होगा। खबर है पौड़ी से, जहां पर गढ़वाल मंडल के नवनियुक्त कमिश्नर आनंद स्वरूप ने सोमवार को पौड़ी मुख्यालय पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता पौड़ी मुख्यालय में रहकर यहीं से प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना होगा। उन्होंने कहा मुख्यालय को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना उनके कार्यकाल की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है और उन्होंने कहा कि वो अधिकतम समय पौड़ी में ही रहकर प्रशासनिक गतिविधियों पर निगरानी करेंगे ताकि जनता से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जा सके। सरकार की प्राथमिकता है वही मेरी भी प्राथमिकता है और जनहित के जितने भी कार्य हैं वो मेरे ही कार्य हैं। ये मेरी जवाबदेही यहाँ की जनता के प्रति है, यहाँ की सरकार के प्रति है। तो मैं ऐसा जो काम उनके हित के लिए होगा वो सारे काम मैं करूँ। हमने देखिए ये चार धाम यात्रा आज की नहीं है, ये बहुत पहले समय से चली आ रही है और सभी लोग इसके अभ्यस्त हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें करनी। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।